नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम हर हफ्ते सिनेमा के किसी न किसी एंगल के बारे में या कहानी कहने के अंदाज के बारे में या कलाकारों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं या किसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। उसके विश्लेषण के ज़रिए हम दर्शकों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि उस फ़िल्म ने किस तरह से दर्शकों को प्रभावित किया। आज इसी क्रम में हम एक बहुत ताज़ा फ़िल्म जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है, आदिपुरुष जिसका नाम है, और जो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण जैसे पात्रों को लेकर के बनाई गई है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित बताई जा रही है। उस फ़िल्म के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वो फ़िल्म ऑलरेडी बहुत सुर्खियाँ बटोर रही है, मुख्यधारा की मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक। उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएँ हैं, सकारात्मक, नकारात्मक दोनों, और फ़िल्म के बिज़नेस को लेकर के भी तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। तो क्या इस फ़िल्म से जुड़ी जो चर्चाएँ हैं या जो विवाद हम उनको कह सकते हैं, उनका क्या आधार है, क्या कारण है? और इस फ़िल्म का एजेंडा क्या है? इसके बारे में हम बात करेंगे आज, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत ही विशिष्ट लोग मौजूद हैं, जो सिनेमा के अध्ययन, अध्यापन, सिनेमा में ही जिनका जीवन बीता है देखते हुए। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ पटकथा लेखक कमलेश पांडे जी, लगभग 4 दशकों से भी ज़्यादा समय से फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और तमाम सफल फ़िल्में लिख चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने विश्लेषक हैं। वर्षों से, दशकों से सिनेमा पर लगातार लिख पढ़ रहे हैं। उनकी टिप्पणियों से तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं। अजय ब्रह्मात्मक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं। वर्षों से सिनेमा की समीक्षाएँ कर रहे हैं, तमाम तरह की टिप्पणियाँ लिखते हैं, किताबें लिख चुके हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी मौजूद हैं हमारे साथ में, जो कि सिनेमा और समाज की जो एक परंपरा है, जो उसका जोड़ है, उसके बारे में लगातार विश्लेषण करते रहते हैं। धनंजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हैं, स्वयं लेखक, निर्देशक, पटकथाकार हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ फ़िल्म लेखक हैं। आपने वर्षों से इस फ़िल्म इंडस्ट्री का चलन देखा है। तो ये जो फ़िल्म आई है, आदिपुरुष, जिसके संवादों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, और ख़ास तौर से कुछ ऐसे संवाद हैं जिनको कहा जा रहा है कि बहुत सड़क छाप भाषा में हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जो फ़िल्मकार या जो लेखक निर्देशक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी कह रहे हों, तो उनको क्या नई पीढ़ी को वो कहानी बताते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? क्या ये जो संवाद है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये आप हनुमान के मुँह से कहलवा रहे हैं, जिनके कि मंदिर बने हैं, जिनकी पूजा होती है इस देश में, जिनके करोड़ों भक्त हैं, और जो ज़रा-ज़रा सी बात पर आहत हो जाते हैं आजकल। कमलेश जी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो जहाँ तक राम कथा का सवाल है, ये सिर्फ आस्था का प्रश्न नहीं है। आस्था का प्रश्न है कुछ लोगों के लिए। मैं एक लेखक के तौर पे, एक कहानीकार के तौर पे, एक फ़िल्म लेखक के तौर पे मैं इसको देखता हूँ और मेरे लिए कहानी महत्वपूर्ण है। अब उसके साथ किसकी आस्था जुड़ी हुई है, किसकी नहीं जुड़ी हुई है, अलग बात है। वो सवाल व्यक्तिगत है। वो मुद्दा पूरा व्यक्तिगत है कि किसकी जुड़ी है और किसकी नहीं जुड़ी है। पर कहानी अपने आप में, कहानी कैसी है, अच्छी कहानी है, नहीं अच्छी कहानी है, कहानी में दम है, नहीं है, उस लिहाज से देखें तो राम कथा एक अद्भुत कहानी है। मैं अपना उदाहरण दूँ, जब सुभाष घई ने मुझे सौदागर के लिए बुलाया, तो उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे दृष्टि में सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले कौन-सा है? स्क्रीन प्ले उन्होंने पूछा। मैंने कहा रामायण। उनको बड़ा धक्का लगा। एक माइथोलॉजिकल, जिसे आप माइथोलॉजिकल कहते हैं, उसका मैंने उदाहरण दिया। मैंने दीवार का नाम नहीं लिया, मैंने शोले का नाम नहीं लिया, मैंने रामायण का नाम लिया। उन्होंने कहा क्यों? और मैंने कहा देखो, अगर आप थोड़ा भी व्याकरण समझते हैं स्क्रीन प्ले का, एक लड़का है, राजा का बेटा है, उसको सिंहासन मिलने वाला है, उसको जंगल जाना पड़ता है, वो भी 14 ईयर्स के लिए। जंगल में जब उसके वनवास का समय पूरा होता है, 14 साल,
घर लौटने का समय आता है, अयोध्या वापस लौटने का, उसकी बीबी चोरी हो जाती है। वो बीबी को छुड़ाने के लिए युद्ध करता है और युद्ध में उसके भाई की जान पे बनाती है। और सारे संघर्ष के बाद जब उसको पत्नी मिलती है, अंत में क्या मिलता है? पत्नी पृथ्वी में गुम हो जाती है। वो पत्नी को खो देता है, पत्नी को खो देता है। क्या ये कहानी एक आदर्श हीरो की कहानी है? नहीं। राम को हीरो इसलिए, राम को अगर आज की निगाह से देखें, एक सांसारिक निगाह से, तो राम एक असफल हीरो दिखते हैं कि बेचारा हर जगह हार जाता है, हर जगह वो घाटे में रहता है, वो सफलता नहीं मिलती और मिलते मिलते रह जाती है, सफलता के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अच्छे स्क्रीन प्ले का ये व्याकरण होता है कि आप अच्छाई के साथ साथ उसको धक्का देते चलें। अगर उसको कोई बड़ा फल मिलने वाला है तो उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दें। ये राम कथा में अद्भुत है। खैर ये अलग बात है कि हाँ, उसी बूते पे मुझे सौदागर मिली लिखने के लिए। मैं मानता हूँ कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले है, और जिसके भी स्क्रीन प्ले का व्याकरण सीखना हो, रामायण पढ़ के सीखो। गोस्वामी जी ने कहीं जाके स्क्रिप्ट राइटिंग को वर्कशॉप नहीं की थी, न वाल्मीकि ने वर्कशॉप की थी, मगर क्या कहानियाँ लिखी हैं। तो कहानियाँ लिखने के लिए वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है जाके सीखने की। तो ये अद्भुत स्क्रीन प्ले है। और ठीक है, कुछ लोगों की आस्था जुड़ी है और कुछ लोग सिर्फ कहानी के तल पे एंजॉय करते हैं, जो शायद राम को भगवान नहीं मानते। सवाल ये नहीं कि राम भगवान है या नहीं, जो राम का किरदार है कहानी में, जो राम जो मनुष्य है, और वो सारे संघर्षों में कैसे अपने आप को स्थित रखता है, डामाडोल नहीं होने देता, एक्सेप्ट जब उसकी बीबी चोरी हो जाती है तो वो जंगल में पेड़ पौधों से रो रो के पूछता है मेरी सीता कहाँ है। बिल्कुल आंसू आ जाते हैं उस सीन में। तो राम को जैसा लिखा है गोस्वामी जी ने या वाल्मीकि ने, अद्भुत लिखा है। और उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए बहुत बड़ा दिमाग होना जरूरी है, आसान नहीं है। और ये जो आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, अब इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ। इस फिल्म से मेरे लिए दो बातें साफ हो गई हैं। ओम राउत एक्सपोज हो गए हैं और मनोज मुंतशिर एक्सपोज हो गए हैं कि दोनों असली में कितने पानी में हैं। और अब मालूम पड़ता है कि तानाजी की सफलता के पीछे जो जो ओम राउत की पहली सफलता और एकमात्र सफलता थी फिल्म तानाजी, उसके पीछे ओम राउत का दिमाग नहीं, अजय देवगन का दिमाग था। ओम राउत अजय देवगन के असिस्टेंट हुआ करते थे और अजय देवगन ने दया करके उनको उनका नाम दे दिया कि भाई ये फिल्म में तू अपना नाम रख लो एज ए डायरेक्टर, और उसके बूते पे उनको आदि पुरुष मिली। और जहाँ तक मनोज मुंतशिर का सवाल है, जिनको मैं वन सॉन्ग वंडर मानता हूँ, वन सॉन्ग वंडर, उनकी भी पोल खुल गई कि सारी दुकान जो उन्होंने लगा रखी थी यूट्यूब पे, एक्सपोज हो गया कि वो कितने पानी में है और वो रामायण को कितना समझते हैं। रामायण पे फिल्म बनाना, और रामायण ही नहीं, कोई भी ऐतिहासिक कहानी हो या कोई पौराणिक कहानी हो, आज की तारीख में अगर फिल्म बनाना है तो उसमें कुछ ऐसा डालना पड़ता है जो आज के लोगों के सरोकार और सोच से जुड़े। कहानी कितनी भी ऐतिहासिक हो या कहानी पौराणिक हो, जब तक आप उसमें आज की आवाज़ नहीं जोड़ पाएंगे तब तक वो आज के दर्शक को अपील नहीं करेगी। क्योंकि सिर्फ धार्मिक फिल्में धर्म के लिए देखने वालों की बहुत कमी है। आज वो ज़माना गया। एक ज़माने में धार्मिक फिल्में बहुत बना करती थी, उनका अपना ऑडियंस था। हिस्टोरिकल फिल्में बना करती थी, उनका अपना ऑडियंस था। अब वो बात नहीं है। अब आपको हिस्टोरिकल फिल्में हो या धार्मिक फिल्में हो, अगर वो बनाना है तो उसमें ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जो आज का जो दर्शक है उसका सरोकार, उसकी सोच, उसकी समस्याएं, उसका विचार, उसकी तकलीफ कुछ उसमें ज़ाहिर हो। और मैंने जब ये रामयुग लिखा मिस्टर कुणाल कोहली के लिए, मेरे ख्याल में था और मैंने लिबर्टी ली है रामायण के साथ, मगर ऐसी लिबर्टी नहीं है जो आदि पुरुष ने ली है। मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है कि उनके संवादों में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इजाज़त हो अमिताभ। जब
बाली को मारने का सीन होता है जब राम तय करते हैं कि बाली को मारना है, जी तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इतिहास आपके बारे में क्या सोचेगा कि आपने मर्यादा तोड़ दी, आप अन्याय करने जा रहे हैं, छुप के मारने जा रहे हैं बाली को। राम कहते हैं मुझे इतिहास की फिक्र नहीं है कि इतिहास मुझे कैसे याद रखता है, मुझे सुग्रीव को न्याय दिलाना है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इतिहास नहीं। मेरी छवि मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सुग्रीव को न्याय दिलाना है, उसकी पत्नी को कब्जा करके रखा है उसके बड़े भाई ने, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये आज की आवाज है, ये रामायण में कहीं नहीं लिखा जी। है, ये संवाद कहीं नहीं। नहीं कमलेश जी, मैं आपको एक, सॉरी मैं टोक रहा हूं, लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया बाली वाला, चूंकि ये प्रसंग बहुत दिलचस्प है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने बाली के मुंह से चौपाई कहलवाई है कि धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नहीं, यानी आपने छिप करके मुझे मारा है। वो राम से सीधा सवाल करता है, तो ये और लिबर्टी तो तुलसीदास बहुत पहले ले चुके थे। नहीं, मगर मुझे राम को डिफेंड करना था, मुझे राम को आज के दर्शक के हिसाब से डिफेंड करना था कि नहीं, राम के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। राम को अपनी छवि की फिक्र नहीं है कि इतिहास उसे कैसे याद रखेगा, राम को फिक्र न्याय दिलाने के लिए है कि सुग्रीव को न्याय मिलना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसे ही, और अगर आप, मुझे पता नहीं आपने राम युग देखा या नहीं, एंड में जब रावण की हत्या करते हैं, रावण की मृत्यु होती है, तो मरते मरते रावण का जो डायलॉग है वो बहुत अद्भुत है। मैंने वहां लिबर्टी ली है। रावण कहता है कि एक रावण को मार के क्या होगा, वो एक तरह से मजाक करता है राम पे, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, महाविद्वान हूँ, मैं देख सकता हूँ भविष्य में हजारों साल बाद तुम्हारे भारत में क्या होने वाला है। भारत में 6 महीने की सीताएं भी रावण से सुरक्षित नहीं होंगी, रावण बोलता है, तो मुझे मार के क्या करोगे। रावण एक सोच है, एक विचार है, एक व्यक्ति नहीं है। मुझे मारने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत रावण आएंगे, उनके लिए राम कहाँ से लाओगे, वगैरह वगैरह। ऐसा जी, बहुत कुछ होता है। राम एक तरह बहुत से दिलचस्प। हो जाते जी, हैं, राम हो जाते हैं, फिर राम जवाब देते हैं। उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा राम योग, राम अच्छा जाहिर है। जवाब। जी तो जी, मैं आपने जी कमलेश जी, आपने जो सवाल उठाया है कि आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके ही आप इस तरह की किसी पौराणिक ऐतिहासिक कथा को जो लोगों में लोकप्रिय बना सकते हैं, तो मैं इस सवाल को, प्रकाश जी आपके पास इस सवाल के साथ आता हूं कि ये जो बात है, ये तो ठीक है कि आज की पीढ़ी को, यानी जो भी वर्तमान समाज है आपका, उसको आपको अगर कोई ऐतिहासिक कहानी या पौराणिक कहानी सुनानी है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्तमान से जोड़ते हुए उसको रखना पड़ेगा। हालांकि वो सारी कहानियां अपने आप में सार्वकालिक होती हैं, ऐसा वैसा उनके कहानियों में ऐसे तत्व होते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा मूल सवाल था कि जब आप ऐसी कोई कहानी उसको री इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको रिप्रोड्यूस करते हैं नए कलेवर में, तो वो जो एक उस मूल कहानी का अपना अपनी एक जो मर्यादा है, उसका अपना एक जो ढांचा है, क्या आप उसके जो मूल ढांचे से, जैसे राम कहानी है तो उसमें जो मर्यादा की बात खासतौर से कही जाती है, क्योंकि राम को अभी कमलेश जी जो कह रहे थे कि वो भगवान माने या न माने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, क्योंकि वो मर्यादा के एक तरह से प्रतीक है। उनके लिए जब आप फिल्म बना रहे हैं और उसमें जब आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह की आप जो है संस्कृति देना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे प्रकाश जी? अमिताभ जी, भगवान राम लोग भगवान मानते हैं, इतने उनके कार्य उच्च थे। राम ने जो कुछ भी किया मर्यादा के लिए किया, मर्यादा के लिए वे 14 साल के लिए वनवास पे गए, और मर्यादा की रक्षा करने के लिए वे चाहते तो अयोध्या से सेना बुला लेते और अपनी पत्नी को छुड़ा लेते, लेकिन उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई और स्वयं मर्यादा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन इस फिल्म में मर्यादा का राम नाम सत्य कर दिया ओम राउत ने। इस फिल्म के साथ सुविधा ये थी ओम राउत, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी में फिल्म दिखा सकता था। अब तक जो रामायण बनी, राम को लेकर जितनी भी फिल्में बनी रामायण पर, वे सब फिल्में सामान्य थी, 2D थी, कोई टेलीविजन के लिए थी। इसमें आपके पास नई से नई टेक्नोलॉजी है, आपके पास 3D है, आपके पास एटमॉस साउंड है, डॉल्बी से भी आगे की व्यवस्था, सिस्टम, साउंड सिस्टम आपके पास है। तो उस कहानी को आप कितने अच्छे तरीके से पेश कर सकते थे कि उसकी आत्मा का हनन ना हो। मुझे लगता है कि इसमें रामायण की मूल कहानी की आत्मा का हनन हो गया है, और ये आत्मा जो मरी है इससे सबको धक्का लगा। और कई बार कई लोगों ने ये बात कही कि इस फिल्म ने, आपने भी कहा कि इस फिल्म ने सभी वर्ग के लोगों को एक साथ कर दिया है।
और ये बताने की कोशिश की कि देखिए अब एक खराब इंटरप्रिटेशन भी कितना बुरा हो सकता है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, नेगेटिव रूप में इस फिल्म को देखा जाना चाहिए कि एक कितनी खराब फिल्म बना सकते हैं। ये फिल्म खराब फिल्म का एक नमूना है। तो एक सीधी सी बात है कि साधारण सी कहानी अगर वो बोल देते, कोई बहुत गहन भाव नहीं लाते, उनके पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी कि लोग उस फिल्म की टेक्नोलॉजी में ही आनंद करते, दर्शकों को मजा आ जाता। उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, इसका फायदा उन्होंने अपने बाजारू व्यवहार में ले आए। जिस तरह के संवाद बोले गए हैं, ऐसा लगता है कि अजय ब्रह्मात्मा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बात कही कि जो टेम्पलेट शोले का हो, उसी टेम्पलेट में अगर आप रामायण को डालने की कोशिश करेंगे तो फिर आदि पुरुष बनेगी कि ए गब्बर आ रहा हूं मैं, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। अब यहाँ राम बोलते हैं कि ए रावण मैं आ रहा हूं अपने 2 पैरों से तेरे 10 सिरों को कुचलने। अरे भाई, रावण को रावण कहने की जो अब तक हमने सुना है कि बड़ी मर्यादा होती थी, रावण में भी बड़ी मर्यादा थी, राम में भी मर्यादा थी, सभी पात्रों में मर्यादा थी। और इस तरह नाम लेके एक गब्बर के स्टाइल में शायद ही किसी ने कहा होगा, क्योंकि रावण भी राष्ट्राध्यक्ष थे, राम भी भावी राजा थे जिन्हें वनवास मिला। तो ऐसी बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। दूसरी बात, लोगों को फिल्म में क्रिएटिव करने की आजादी है, बहुत सारा चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इतनी सी बात उन्हें सब तानाजी के साथ आपने किया, तानाजी के साथ ये था कि एक पूरी आपके साथ में थी और उस लॉबी के कारण और एक प्रदेश की एक भाषा के लोगों की खास सहानुभूति रही होगी, तो तानाजी बहुत लोकप्रिय हुई, चली, अच्छा बिजनेस किया। लेकिन ये फिल्म ऐसी थी जो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती थी और एक तरह से भारत की फिल्मों की ब्रांड एम्बेसडर ये फिल्म बन सकती थी। पूरी दुनिया में लोग इस फिल्म को देखते क्योंकि 3D टेक्नोलॉजी और जो कहानी, इसमें कहानी के भीतर कहानी है। तो जो लोग हिंदी भाषी नहीं है या भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं है, वे भी इस फिल्म का मजा ले सकते थे। तो एक स्वर्ण अवसर था इस फिल्म को बनाने वालों के लिए। और दूसरी बात है कि रामायण हमारे जन जन में बसी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग। आपने देखा होगा कि रामायण केवल हिंदुओं का ग्रंथ ही नहीं, सभी उसे पढ़ते हैं और रामायण की सभी कहानियां सभी लोगों को पता है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान हों, किसी भी धर्म के हों। तो कहानियां तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राम को सब इमाम हिंद कहा मोहम्मद इकबाल ने। तो राम का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है और कहानी का अपमान किया, मुझे लगता है उन्होंने फिल्म तकनीक का अपमान किया। एक तकनीक फिल्म की है, उस तकनीक का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे, एक स्वर्ण अवसर को गंवा दिया गया है। दूसरी बात है कि हमारी फिल्मों का जो की लोकप्रियता उससे बढ़ती, एक नए वर्ग के लोग जो अब तक इस तरह की फिल्मों से परिचित नहीं है, लोग सिनेमाघर में जाके फिल्म देखते, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता, वो सारी बातें इस फिल्म के निर्माताओं ने चूक कर दी। एक और बात, इसके संवादों को लेकर जो गालियां दी जा रही हैं श्रीमान मनोज मुंतशिर शुक्ला को, तो मनोज मुंतशिर ने क्या वो डायलॉग लिखे वो फाइनल किए, खुद ही फाइनल किए? क्या उन संवादों के लिए उसके निर्देशक जिम्मेदार नहीं है? क्या उस फिल्म के निर्माता जो कि लगभग हर तरह की फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, उनका उद्देश्य तो धंधा करना होगा, बिजनेस करना होगा, लेकिन ओम राउत के लिए तो फिल्म बनाना था, मनोज मुंतशिर के लिए एक फिल्म के संवाद लिखने का स्वर्ण अवसर था, जब वे बहुत अच्छे संवादों के जरिए, अपनी भाषा के जरिए अपनी बात कह सकते थे। एक और बात मनोज मुंतशिर के बारे में, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की वसीयत को लेकर जो गाना लिखा था, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, वो पूरे के पूरे भाव तो जवाहरलाल नेहरू की वसीयत में थे, जो हमने स्कूल में पढ़े थे कि जब मैं मेरी, तो उसके आधार पर आपने गाना लिख दिया और आप बहुत, जैसा कमलेश पांडे जी ने कहा कि वन सॉन्ग वंडर, तो उसकी आत्मा तो जवाहरलाल नेहरू अपनी वसीयत में बता चुके थे। तो उन्होंने उसमें ऐसा क्या बड़ा काम किया, लेकिन चूंकि वो एक खास आइडियोलॉजी से जुड़ गए हैं, मनोज मुंतशिर भी और फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य जो महोदय हैं प्रसून जोशी जी, वो भी, ये दोनों एक ही वर्ग से, एक खास विचारधारा से जुड़ गए हैं, इसलिए उसका लाभ इन्हें हुआ है। मुझे लगता है कि इस फिल्म में बहुत सारे दृश्य अच्छे भी हैं, अच्छी बात भी है इस फिल्म में, कुछ कुछ जैसे जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, कल्पनाशीलता का परिचय दिया है, बहुत अच्छा लगा कि रावण अजगरों से अपनी मसाज करवा रहे हैं। लेकिन रावण के बारे में भी ये बात कही जाती कि रावण
बहुत ही सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक थे। रावण बहुत सुंदर दिखते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। और रावण की सुंदरता के भी किस्से हैं। रावण कोई कुरूप या ऐसे असुंदर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह विभत्स दिखाया गया है रावण को, रावण के साथ उसके अन्य साथियों को, तो बड़ा अजीब लगता है। फिर एक और बात सबके नामों को लेकर, हम राम को राम जानते हैं। राम को रघुकुल कहा जाता है, रघुपति कहा जाता है, रघुराज कहा जाता है, क्योंकि वो रघुकुल में पैदा हुए थे। तो राम को लेकर बहुत सारे नाम है, राघव भी उनमें से एक है, लेकिन सबसे मशहूर नाम तो राम ही है। तो राम को राम के बजाय राघव कहना, सीता को हम लोग सीता के रूप में ही जानते हैं, तो सीता जी को जानकी कहना, हनुमान जी को हनुमान ही कहा गया है अधिकांश जगह, और हनुमान के रूप में ही लोग जानते हैं। बजरंग तो एक बजरंग बली उनका एक रूप है, वो दिखाते हैं, वो बजरंग बली है कि अपना विराट रूप दिखाते हैं हनुमान, उसे बजरंग बली कहा गया। तो फिल्म में हमेशा बजरंग बली की भूमिका में बजरंग नहीं रहते, तो यह दिखाया गया है। लक्ष्मण के नाम को लेकर भी बहुत सारी बातें, तो ये जो प्रयोग किए गए हैं थोड़े अटपटे लगते हैं। राम को राम ही रहने दो, क्यों राघव बना रहे हो? और राघव का मतलब क्या कि फिर आप एक रघुकुल रघुवंश के नायक, एक खास जाति बिरादरी के लोग, अयोध्या के नरेश, ये सारी बातें मुझे लगता है थोड़ी अटपटी है। राम जी राम है, राम 2 अक्षरों में अपनी सारी बात कहते हैं, सारे निहितार्थ राम में आ जाते हैं, चाहे अयोध्यापति हो, अयोध्या शासक हो, राजा राम हो, सीता राम हो, सिया राम हो, तो राम को राम ही रहने देते तो बेहतर होता। अमिताभ जी जी प्रकाश जी, शुक्रिया। अजय जी, मैं जो जो सवाल जो प्रकाश जी की बात से जो ध्वनि निकल रही है कि वो जो छेड़छाड़ उन्होंने की, जैसे नामों की बात की, तो ये नाम बदलना और या नाम मतलब एक पर्यायवाची ऐसे पर्याय लाना कि जो कि जनमानस में बहुत प्रचलित नहीं है। मतलब लोग आमतौर पर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो उनको बजरंग नहीं कहते हैं, या लक्ष्मण जी को कोई शेष नहीं कहता है। हालांकि जो लोग ज्यादा धर्म साहित्य पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि वो शेषनाग के बारे में उनको कहा गया कि वो शेषनाग के अवतार थे, ऐसा कहा जाता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमारा मूल सवाल था उसकी तरफ लौटते हैं कि ये सब करने के पीछे का अल्टीमेटली इस आदि पुरुष का एजेंडा क्या है? क्या हो सकता है एजेंडा आपके हिसाब से? देखिए, एजेंडा तो स्पष्ट है एकदम। यह राम जो है, मैं कल से ही इस बात को दोहरा रहा हूं कि आदि पुरुष के राम आक्रांता राम है। ये वह राम है जो लाल कृष्ण आडवाणी लेकर के आए थे, जिसका तीर धनुष पीठ के पीछे नहीं है, हाथों में है, सामने है। इस फिल्म को देखते हुए आपने महसूस किया होगा कि वो तीर और धनुष तीर ऐसे चला रहे हैं जैसे बच्चे गुलेल चलाते हैं। वो किधर देख रहे हैं, किधर तीर चला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली उनको एक आक्रामक राम को दिखाना था, और यह आक्रामक राम उनकी उस योजना का एक हिस्सा है जिसका उद्घाटन 24 जनवरी या 22 जनवरी को होने वाला है अयोध्या में। ये उसी रणनीति के हिस्से के तौर पर ये फिल्म आ रही थी, और पूरी उम्मीद थी दक्षिणपंथी खेमे को कि एक फिल्म हमें राम मंदिर खोलने के पहले मिल जाएगी, जिसे हम पूरे भारत में दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में उसको फ्री करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करेंगे, और जन जन तक पहुंचाएंगे। पूरी तैयारी हो चुकी थी। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया था कि आप लोग सिनेमा के टिकट खरीदें, लोगों को बांटें और लोगों को उत्साहित करें कि वे फिल्म देखने जाएं। ये रणनीति उनकी फेल कर गई है, और कल आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, ये बुमरैंग कर गई है। वो वापस आकर के उन्हीं को लग गई है, और अब वे संभल नहीं पा रहे हैं। उसमें कल ही मैंने उल्लेख किया कि कैसे जब फिल्म बन रही होती है या फिल्म बन के रिलीज होती है, जब चर्चा में रहती है, उस समय फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। छोटे से छोटा कलाकार, बड़े से बड़ा कलाकार हमेशा यही कहते रहते हैं, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, फिल्म बहुत अच्छी, आप ऐसे देखिए, आप वैसे देखिए। यही तो वही अभी कर रहे हैं, शुक्ला जी कर रहे हैं और ओम राउत कर रहे हैं। मुझे तो संदेह है कि ओम राउत और मनोज मंत्री शुक्ला जी ने वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ी है। हनुमान का ही प्रसंग लें, कल मेरे एक मित्र जो वाल्मीकि रामायण का पारायण करते रहते हैं, उन्होंने कुछ श्लोक भेजे मुझे वाल्मीकि के, जहां राम विभीषण को हनुमान के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो वेदों का ज्ञाता है, कैसे वो मृदुभाषी है, कैसे क्या है, ये सारे गुण उनके बता रहे हैं हनुमान के। वो श्लोक हो सकता है आज दोपहर तक मैं लगाऊं फेसबुक पर,
लोगों के जानने समझने के लिए कि हनुमान वास्तव में है क्या। मैं कल से भी ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरी कोई आस्था नहीं है राम कथा में, और ना कहीं से मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ कि राम की पूजा करूं, लेकिन एक सांस्कृतिक चरित्र के तौर पर, इस देश के एक सांस्कृतिक चरित्र के तौर पर मैं राम के प्रति श्रद्धावान हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उनके साथ किसी प्रकार से ऐसे भ्रष्ट आचरण किए जाए जो इस फिल्म में हुए हैं। इस फिल्म की सारी समस्याएं क्राफ्ट को लेकर के हैं। क्राफ्ट में और जो नरेशन है, उन दोनों के बीच एक संगति बिठनी चाहिए थी, जिससे कि फिर प्रभाव पैदा करती। वो प्रभाव नहीं पैदा हो पाया, इसलिए कि कहीं क्राफ्ट में ही धोखा खा गए। उन्होंने वीएफएक्स लिया, सीजीआई लिया, तमाम तरीके के चरित्र गढ़े, ऐसे विचित्र चरित्रों को भी ले आए जो हमारे भारतीय मानस में कभी न वैसे जानवर दिखे हैं, न वैसे पक्षी दिखे हैं, फिर भी वे ले आए। लोग कहते हैं, जो जानकार हैं, कि ये विदेशी फिल्मों से चीजें ले ली गई हैं, उसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरीके से क्रिएटिव चीजें ली गई और फिर उसको कथा में जिस तरीके से पिरोने की कोशिश की गई, वहां वे बिल्कुल असफल रहे। संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि यह फिल्म ये फिर से साबित करती है कि सिर्फ दक्षिणपंथी सोच के फिल्मकार कोई भी बेहतरीन फिल्म नहीं बना सकते। पिछली सारी फिल्में जो लेके वे आए हैं, वो अपने आप में किस तरीके से निष्फल और निष्प्रभावी रही है, वो हम देख रहे हैं, और ये उसका उत्कर्ष है, ये उस फेल्योर का उत्कर्ष है, आदि पुरुष। तो मेरा मानना है कि चूंकि हर क्रिएटिव वर्क प्रगतिशील होता है, सोच में प्रगतिशील होता है, अगर आप प्रगतिगामी हैं, प्रतिगामी हैं और रूढ़िवादी हैं, पिछड़े विचारों के हैं, उसको लाना चाहते हैं, तो इस मीडियम को छोड़ दीजिए, कोई और तरीका अपनाइए, कहीं और जाके अपनी बातें कीजिए। फिल्म अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव मीडियम है, और इस प्रोग्रेसिव मीडियम में कोई भी रिग्रेसिव बात आप प्रभावशाली तरीके से नहीं कह सकते। जी अमिताभ। जी, शुक्रिया, शुक्रिया अजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं पारख साहब आपके पास आता हूँ। जो बातें अजय जी ने कही कि एक तो उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी सोच के लोग जो हैं वो कोई बहुत अच्छी कृति नहीं बना सकते, जिस तरह का खास तौर से ऐसी जो पौराणिक ऐतिहासिक महत्व की जो बातें हैं उनको लेकर के। तो एक तो ये चीज़, लेकिन वो जो बात कह रहे थे कि साहब ये बूमरैंग कर गई, यानी उन्होंने मेरे शब्द का, मेरी टिप्पणी का हवाला देकर के कहा कि ये बूमरैंग कर गया है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या वाक़ई में आपको लगता है कि जो इस फ़िल्म को लेकर प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, हालाँकि फ़िल्म के बिज़नेस को लेकर के उस फ़िल्म के जो निर्माता हैं या मनोज मुंतशिर, सब ये लोग जो है ट्विटर पर जिस तरह से लिख रहे हैं और सब वाहवाही कर रहे हैं कि फ़िल्म ने 140 करोड़ का बिज़नेस कर लिया है शुरुआत में ही। 600 करोड़ से ऊपर की फ़िल्म बनी है, लागत है उसकी, लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब जो उसकी ओपनिंग हुई है वो ऐतिहासिक है। तो ऐसे में जो बूमरैंग वाली बात है, क्या वो सचमुच बूमरैंग कर गई, यानी ये दांव उल्टा पड़ गया है क्या उनके ऊपर? या जो बात हम मूल सवाल अपना पूछ रहे हैं कि भाई इस फ़िल्म का एजेंडा क्या है, तो इसका एजेंडा कुछ ऐसा है जिस एजेंडे को ये पूरा करने में कहीं न कहीं सफल दिखती है कि कोई न कोई इसके पीछे राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात है, जिस तरह प्रकाश जी ने भी इशारा किया। तो वो जो चीज़ है वो कहीं न कहीं क्या ऐसा लगता है पूरी हो रही है? तो हम फिर इसको बूमरैंग ना माने? आपको क्या लगता है ये एजेंडा क्या हो सकता है इस फ़िल्म का? ऐसा है अमिताभ जी कि वो 140 करोड़ की खबर तो पूरा नहीं होगी। आज की खबर यह है कि 240 करोड़ हो गए, 140 करके परसों के और 100 करोड़ तो कमाई कर रही है। लेकिन बूमरैंग शायद ना हुई हो, लेकिन इस बात में मुझे भी लगता है कि ये बात काफ़ी हद तक सही है कि वे खुलकर, जिनके लिए ये फ़िल्म बनाई गई है, जिस राजनीति के लिए ये फ़िल्म बनाई गई है, वो खुलकर इस फ़िल्म के पक्ष में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, वो नहीं खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि खड़े होने के लिए निर्लज्जता तो उनमें है, लेकिन चूँकि मामला राम का है और राम कथा का है, इसलिए वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। न केवल खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि आज के न्यूज़पेपर की खबर के अनुसार कोई बीजेपी के नेता ने ये रिक्वेस्ट की है कि इस फ़िल्म को वापस लिया जाए और उसकी रिव्यू की जाए सेंसर बोर्ड द्वारा, और जो ऐसी चीज़ें जो राम और सीता के चरित्र को नीचा करती हो, उसको हटाया जाए और फिर रिलीज़ की जाए।
यानी कि जिन चीजों को लेकर मजाक बन रहा है, जिन चीजों को लेकर लोग ऐतराज कर रहे हैं, उसका बचाव करने के लिए उनके पास कुछ नहीं। और उनके पास कुछ नहीं है, न केवल उनके पास कुछ नहीं है, अब वो खुलकर या छुपकर भी इस फिल्म के पक्ष में खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। जो थोड़ा बहुत वो शुरू में खड़े हुए, वो भी मुझे लगता है कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मामला जो है वो इस रूप में जटिल हो गया। लेकिन जहाँ तक सवाल फिल्म के चलने का है, फिल्म चल सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। और फिल्म चलने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये फिल्म, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा भी ये है कि ये आजकल जो अ, अ, पश्चिम की तरफ से जो फिल्में आती है, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उन उस टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत इस्तेमाल किया गया, और इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत मनोरंजक लगे। लेकिन जहाँ तक इसके मूल्यांकन करने के लिए राम कथा को जब हम सामने रखेंगे, तो निश्चित रूप से इस फ़िल्म को लेकर जो भी ऐतराज़ किए जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक लोग उससे कहना चाहिए कि सहमत हो रहे हैं। क्योंकि राम कथा का जो भी रूप रहा हो, राम कथा कोई एक नहीं है। ए.के. रामानुजम की तो किताब ही है 300 रामायण। यानी कि राम कथा एक ऐसी कथा है जिसका कोई एक रूप नहीं है। उसकी कहानी में बहुत सारे हैं। अगर आप जैन रामायण पढ़ें, पद्म पुराण में जो जैन रामायण है, उस जैन रामायण में पढ़ें तो वो बिल्कुल अलग ढंग से चलती है। बौद्धों की जो परंपरा है उसमें राम कथा बिल्कुल अलग ढंग से आती है। दक्षिण के अंदर राम कथा के बहुत सारे रूप हैं। लोक कथा में राम कथा के बहुत सारे रूप हैं। लेकिन इन सब तरह के रूपों में भी राम का जो चरित्र है, सीता का जो चरित्र है, मूल चरित्र, उस मूल चरित्र में डेविएशन नहीं है, उसमें विचलन नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम जो है, जो एक कहना चाहिए कि जिसे, और ये ध्यान रखने की बात है कि वाल्मीकि रामायण में जब नारद से पूछा जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे महान पुरुष कौन है, मनुष्य कौन है, तो वो राम का नाम लेते हैं, ईश्वर के तौर पर नहीं, देवता के तौर पर नहीं, मनुष्य के तौर पर। और जो कमलेश जी ने कहा है, अगर आप राम कथा के पूरे स्ट्रक्चर को, जो सबसे पुरानी रचना हमें मिलती है, वो वाल्मीकि है। उस वाल्मीकि में राम की कथा को देखें तो उसमें दरअसल एक देवता की या एक ईश्वर की जो है संघर्ष नहीं नजर आता, वो एक मनुष्य का संघर्ष आता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे राज्य मिलने वाला था, उसे राज्य से वंचित कर दिया जाता है, 14 साल के लिए उसे वनवास में जाना पड़ता है। वहां वनवास में जाने के बाद में फिर उसकी पत्नी का अपहरण हो जाता है। उसे छुड़ाने के लिए उसे मालूम नहीं है कि वो पत्नी कहाँ चली गई है, और फिर वो लंबे संघर्ष के बाद में वो पत्नी को छुड़ा कर लाता भी है। वाल्मीकि रामायण वहां रुकती नहीं है, वाल्मीकि रामायण उससे आगे जाती है। और वाल्मीकि रामायण की सीता जो है, वो भी एक ऐसी स्त्री नहीं है जो कि राम के कहे हुए हर बात को वैसे के वैसे स्वीकार कर लेती है। उसमें एक तरह की अपनी, जिसे मर्यादा की बात कही जा रही है, उसके अंदर भी इस तरह की मर्यादा है। और इस रूप में मेरे ख्याल में देखा जाना चाहिए कि जब सीता को छोड़ने के लिए लक्ष्मण जाते हैं वन में, और उस समय जब सीता को ये मालूम पड़ता है कि मुझे जो है जंगल में छोड़ दिया जाएगा, तो वो लक्ष्मण को ये कहती है कि लक्ष्मण तुम एक बार मुझे देखो, मैं गर्भवती हूँ, ठीक है? और ऐसे समय आप ये देखेंगे, या इसी तरह से जैन रामायण के अंदर या इवन वाल्मीकि रामायण में सीता कई बार राम की तीखे शब्दों में आलोचना करती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसमें कुछ भी डेविएशन हो सकता है, जैसा कि कमलेश जी ने अपनी फ़िल्म के बारे में बताया, वो उस मूल चरित्र के संदर्भ में ही हो सकता है। उसमें जो एक कहना चाहिए कि लोगों के मन में उन चरित्रों के प्रति जो एक इमेज, एक छवि बनी हुई है,
उस छवि के साथ में अगर छेड़छाड़ की जाती है तो वो चुभती है लोगों को। वो छेड़छाड़ जी चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे संवादों के रूप में हो, चाहे उसका राजनीतिक एक बहुत ही निकृष्ट राजनीति के लिए इस्तेमाल हो, लोगों को वो स्वीकार नहीं होती। जी। आपने जो बात कही है, मैं धनंजय जी के पास चलता हूँ इस बात को लेकर के कि ये जो जिस तरह से राम कथा को जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें जो चरित्रों के साथ छेड़छाड़ है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये जो कि फिल्म निर्माण का आर्थिक पक्ष होता है धनंजय, जैसे अब परख साहब ने कहा कि भाई 140 करोड़ की खबर तो पुरानी पड़ गई, अब 240 करोड़ का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो अगर फिल्म पैसा कमा लेती है तो जैसा कि बॉलीवुड मीडिया ने के फिल्म इंडस्ट्री में चलन है कि अगर फिल्म कामयाब हो गई तो जो भी उससे जुड़े लोग हैं उन सबकी एकदम मार्केट में उनकी मार्केट बढ़ जाती है। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला चाहे उनकी हम लोग कितनी भी आलोचना करें या तमाम सारे लोग उनकी आलोचना करें, लेकिन वो एक सफल लेखक माने जाएंगे, सफल संवाद लेखक माने जाएंगे, गीतकार माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा शाहकार बना दिया है। तो ये जो चीज है, तो क्या आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या पैसा ही सब कुछ है, मतलब जो कुछ है, या इस तरह की फिल्म बनाने से पहले जिस तरह की तैयारी के साथ उतरना चाहिए, जैसा कि इस फिल्म को लेकर तमाम आलोचनाएं सामने आ रही हैं, वो तैयारी जो है वो तैयारी कहीं दिखी नहीं है। जैसा कि कमलेश जी ने भी कहा, वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देकर अजय जी ने कहा और पारक साहब ने भी कहा। तो चरित्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है या उनके जो संवादों के जरिए उनका जो कहना चाहिए कि प्रेजेंटेशन किया गया, जैसे राम का ही अगर ले लें तो वो राम कहते हैं कि गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब ये जो राम का जो रूप है मर्यादा पुरुषोत्तम वाला, यानी कि वॉरियर प्रेजेंट किया गया उनका, लेकिन वॉरियर होते हुए राम एक ऐसे राम थे जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो वो इस तरह के संवाद अगर बोले, या जो ये कहा गया कि भाई मैं आ रहा हूं अपने 2 पैरों से तुम्हारे दस्तक कुचलने, तो ये जो संवाद है ये किस तरह की क्रिएटिविटी दिखाते हैं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप लिखने का काम है आपका, चीजों को कंसीव करने का काम है आपका, कैरेक्टर्स को कंसीव करने का, उनको भाषा देने का काम है आपका। तो ऐसे में जब इस तरह का एक मॉडल सामने आता है और अगर वो सफल हो जाता है तो उसके क्या खतरे हैं धनंजय? देखिए, कमलेश जी ने बहुत बढ़िया बोल दिया उस पर कि फिल्म कैसी है और फिल्म की जो तकनीक होती है, खासकर पटकथा की जो बात कही बड़ी अहम है। उतना ही क्लिप अगर काट करके लगा दीजिए आप अलग से और राइटर से कहिए कि इतना समझ लो तो स्क्रिप्ट राइटर बन जाओगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। तो उस पर मैं तो बोलूँगा नहीं। मैं अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया उस पर बोलता हूँ। देखिए, अगर सिनेमा जो है, जैसा कि अजय जी ने कहा कि जो है ये प्रगतिशील मीडियम है और उसको आप रेग्रेशन दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे सिनेमा में रेग्रेशन बहुत रहा है, हम तो कई बार इससे बात कर चुके हैं कि हमारे सिनेमा में उन रूढ़ियों को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया है। भारतीय सिनेमा में खास करके बात करें, प्रगतिशीलता बहुत कम रही, बहुत कम निर्देशकों ने प्रगतिशीलता को आगे बढ़ाया। अब जो सफलता की आप बात कर रहे हैं कि फाइनली आप क्या है, जो हिट है वो फिट है, एक फिल्म इंडस्ट्री में भी कहावत है, लेकिन जो हिट है वो फिट है वो अलग जगह है। पैसे की दुनिया एक अलग दुनिया है। क्या कमलेश जी को बहुत पैसे भी दीजिए तो इस तरह के डायलॉग्स लिखेंगे? कि कमलेश जी के सवाल करके देखिए आप, क्या मुझसे ही पूछिए कि मैं ऐसी फिल्में लिखूंगा? मैं नहीं लिखूंगा। कमलेश जी तो बहुत एस्टैब्लिश है, बहुत नामचीन है, मैं बहुत नाम वाला नहीं हूँ, फिर भी मुझे कहिए कि इस तरह का डायलॉग राम से कहवाओ कि भगवा ध्वज गाड़ दो या कहवाओ ये तेरे बाप का, तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि भोजपुरी फिल्म में मैं इस तरह की नहीं लिखता। लेकिन दूसरी बात कहूँ कि देखिए क्या है, जिस तरह का समाज होता है, जिस तरह समय होता है, आज के समय में जो सरकार का स्वर है, जो फिर मैं पॉलिटिकल हो जाता हूँ, थोड़ा सा होना भी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल ही फाइनली एजेंडा है। ये आप देखिए कि असगर बजाहत जैसा व्यक्ति जो है या राजकुमार संतोषी जैसा व्यक्ति, असगर बजाहत स्थापित राइटर है, वैसे ही राजकुमार संतोषी एक स्थापित डायरेक्टर है। उन्होंने गांधी गोडसे एक युद्ध जैसी फिल्म बनाई। कैसी फिल्म बनाई, किस लिए फिल्म बनाई, कौन उसके पीछे है, क्या एजेंडा है, क्या वो सिनेमा के तौर पे फिल्म बनाई, तो आप जानते हैं। तो अपना नाम उन्होंने कितना बढ़िया किया, कितना ऊंचा किया, ये भी हम सब ने देखा। अब मनोज मुंतशिर शुक्ला जी को मैं चूंकि उनके सफल होने से पहले से जानता हूँ, हालांकि यहाँ उसका जिक्र नहीं करूंगा, वो ओम राउत जी के बारे में बता दिया कमलेश जी ने। तो ये सारे जो लोग, या जो टी सीरीज है, टी सीरीज जिस तरह के प्रोड्यूसर है, अब टी सीरीज का मैं पुराना बताऊँ, मैं अब ले जाता हूँ थोड़ा भोजपुरी सिनेमा की तरफ ले जाता हूँ। भोजपुरी गाने जिस तरह से बनाए गए, अभी तो कम गए हैं, भोजपुरी गाने जिस तरह से बनाए गए टी सीरीज, और वहाँ दिल्ली में बैठे कुछ और म्यूजिक स्टूडियो वाले लोग जो है जिस तरह के गाने, जितने घटिया गाने बनाए,
भगवान को लेकर के, शिव को लेकर के, पार्वती को लेकर के, राम को लेकर के, सीता को लेकर के असहनीय है। मैं बोलता हूँ ये डायलॉग उतने खतरनाक नहीं है जितने असहनीय हमने देखे हैं रामलीलाओं में। हमने जिस तरह से देखा रामलीला भी, अगर आप जाने देखिए, देखने जाइए, उस जमाने में जब जाते थे, हालांकि दिल्ली की रामलीला मैंने देखी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में जो रामलीला होती थी, क्या एकदम वल्गर सी बात करते थे, और पब्लिक जो कि वो दर्शक भी वैसे ही होते थे जिनकी समझ नहीं होती। तो ये जो फिल्म बनाई है, जिस तरह का समाज है, और जिस तरह से अजय परमात्मा जी ने कहा कि वो तीर धनुष को आगे कर दिया, तो वो एजेंडा है भगवा ध्वज लहराने का, भगवा ध्वज गाड़ने का, या जिस तरह से मोदी जी ने जिस तरह का समाज क्रिएट किया है, या मोदी जी के आने के बाद जिस तरह का एक समाज क्रिएट हुआ, या अडवाणी जी की बात कही, अडवाणी जी इतना नीचे लेके नहीं गए थे जितना मोदी जी लेकर के गए। तो ये फिल्म को लेकर के आप मुझे लगता है बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, हम जरूरत से ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, और ऐसी फिल्में ढेर सारी आती जाती रहती है। मुझे लगता है कि मैं संतोषी माता का जिक्र करूं। संतोषी माता एक फिल्म आई थी जिसने नई माता क्रिएट कर दी, इसने तो कम से कम ऊंची लोगों को आगे किया है। वो नई माता आ गई थी हमारे धर्म में, और अभी भी कई जगह मंदिर है। और संतोषी माता बहुत सफल फिल्म थी उस जमाने में, शोले के सामने जो फिल्म लगी थी, और वो महान सफल फिल्म थी। उतनी सफलता तो शायद इसको न मिले, क्योंकि उसके बारे में हमने सुन रखा है कि वहाँ सिनेमा हॉल में इतने रोजगारियां जमा हो जाती थी कि सिनेमा हॉल वाला ऐसे ही राजा हो जाता था, इतने पैसे कमाए उस समय। तो पैसा कमाना मापदंड नहीं है, और भारतीय सिनेमा में भी, या किसी सिनेमा में, दुनिया के किसी सिनेमा में पैसा कमाना मापदंड नहीं होगा। फाइनली आप बात करेंगे तो आप उसके कंटेंट पे बात करेंगे, उसके शिल्प पे बात करेंगे, उसके जो इफेक्ट्स है, या जो क्रिएटिव। राजा मौली की बात करते हैं, राजा मौली की बात इसलिए थोड़े करते हैं कि बहुत पैसा कमा लिया, आप उसकी बात नहीं करते। टी सीरीज ने भी बहुत पैसा गुलशन कुमार ने बहुत पैसा कमाया है, तो क्या वो जो है वो बन जाएंगे, वो जो क्या कहते हैं अपना रामानंद सागर बन जाएंगे, वो रामानंद सागर बन सकते हैं वो। तो रामानंद सागर को भी बहुत लोगों ने कहा कि बड़ी आम सी चीजें बनाई, बहुत खींचा, बहुत वो किया, लेकिन फिर भी आम जनमानस में रामानंद सागर की रामायण जो है चर्चित है। राम वो जो आपने बात कही, रावण की बात कही, रावण का कितना बढ़िया चरित्र निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। तो मैं कहूँगा कि ये फिल्म जो है जिस एजेंडे के तहत बनाई गई है, जिस तरह के लोग आज देश में एजेंडा सेट कर रहे हैं, यूथ का एजेंडा या कहें भविष्य का एजेंडा जिस तरह से सेट किया जा रहा है, वो मणिपुर में या और जो चीज़ें हो रही है, तो आरएसएस जो 98 साल से कर रहा था उसका एक फलीभूत रूप है। बाकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, अजय जी ने कही कि दक्षिणपंथी लोग अच्छी फिल्म नहीं बना सकते, अच्छा सिनेमा नहीं बना सकते। मैं नहीं मालूम कैसे वो कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दक्षिणपंथी हमारे सिनेमा में लोग हैं जो दक्षिण पंथ को मानते हैं, जो संघ को मानते हैं, जो भाजपा को मानते हैं, और या जो राष्ट्रवादी सोच है संघ का उसको मानते हैं, और उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, बहुत अच्छी फिल्में बनाई। तो वो अलग विचार है। ये श्याम बेनेगल जी ने जो बनाई भारत एक खोज में रामायण का जो जिक्र किया है, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने पेश किया। जो अभी पारक साहब ने दक्षिण वामपंथी होने के बाद जो राम के बारे में कहा, जो सारी चीजें कही, बड़ी अच्छी बात कही। तो उस मसले पे तो हम सब एक हैं कि राम जो है भारत के नायक हैं, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम भी उसका जिक्र, ये एक गांधी भी उनका जिक्र करते हैं, और जन जन के राम की बात करते हैं। तो जन जन में जो राम है, वो राम ये राम नहीं है जो इन्होंने आदि पुरुष में पेश किया। जी धनंजय, एक लाइन आता है, हालांकि मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, वो स्वामी के चैनल पे आकर के बोल रहे थे, वो मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब, कि जो है हमने और भी बड़े अच्छे डायलॉग लिखे हैं, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं आप लोग, आप इसका जिक्र कर रहे हैं। हम तो आम आदमी की बात कही, कि आम आदमी को भी बात समझाने के लिए कहा। आम आदमी के साथ देखिए, एक थिएटर में भी कहा जाता है कि मंच जो है ऊपर क्यों होता है, आम आदमी जहाँ बैठा है उससे ऊपर मंच होता है, क्योंकि आपको देखने और सुनने आए हैं लोग। तो अगर आप उनसे ऊपर उठ करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप असफल व्यक्ति हैं। ये लाइन समझ लीजिए इस बात, कोई भी व्यक्ति जो कुछ कहने आ रहा है, समझिए मैं कुछ बोल रहा हूँ और कुछ लोग सुन रहे हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो अगर उनसे कुछ ऊपर हम बात नहीं कहते हैं, तो हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं, हम बेवकूफ आते हैं। जी धनंजय, शुक्रिया। कमलेश जी, आपके पास आऊंगा मैं। ये जो धनंजय अभी बात कर रहे थे, उन्होंने फिल्म के क्राफ्ट के बारे में टिप्पणी की, और आप चूंकि उस क्राफ्ट को पिछले 4 दशकों से देख सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया होगा, जाहिर बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो हाल का ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग फिल्म लेखन पर लगातार बात करते रहे, और आपसे भी कई राउंड हम लोगों ने चर्चा की कई कार्यक्रमों में, कि क्या ये जिस तरह के संवाद है या जिस तरह का कहानी कहने का तरीका है, किस्सा गोई का जो अंदाज है,
क्या उसमें ये जो जिसको हम सस्तापन कह लें या उथलापन कह लें, क्या उसकी सारी हदें अब पार हो रही हैं? मतलब ये जो लोग और राम कहानी कहने में भी डर नहीं रहे। राम कथा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मनोज मुंतशिर जो है कतई एपोलोजेटिक नहीं है, वो हमलावर है। वो लगातार अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि लोग जो है वो एक खास तरह के लोग हैं जो मुझ पर हमला कर रहे हैं। तो क्या ये एक नए तरह की आक्रामकता है कि हम सस्तापन तो रखेंगे ही और उसके बाद अपने आलोचकों पर भी हमला करेंगे? क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहली बात ये है कि फिल्मों में, खासतौर से लेखन में, लिखे पढ़े लोग जिन्होंने सच में पढ़ा हो, समझा हो, सोचा हो, बहुत कम है। आजकल लगभग एनीबॉडी कैन बिकम ए राइटर, कोई भी लेखक बन जाता है। आप उनसे पूछिए, धनंजय से, हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, 28-30 हज़ार मेंबर हैं। ये लेखकों की एसोसिएशन है और इसमें 28-30 हज़ार लोग मेंबर हैं जो लेखक हैं या बनना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि लोग समझते हैं लेखक बनने में क्या क्या रखा है यार, बाकी और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो, वो सवाल तकनीकी है, वो तकनीकी विद्याएं हैं, वो सीखनी पड़ती हैं। लेखन से किसी को मतलब नहीं है कि लेखन क्या सीखना यार, एनीबॉडी कैन राइट। और जैसी फिल्में बन रही हैं, 96% फिल्में जो बन रही हैं और जो लोग देख रहे हैं, एनीबॉडी कैन थिंक, कोई भी कि यार इससे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसी 2 कौड़ी की फिल्म से बेहतर तो मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। और यही हाल आदि पुरुष के बाद होने वाला है कि अरे क्या 2 कौड़ी की रामायण है, इससे तो अच्छी रामायण मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि ऐसी घटिया फिल्में बन रही हैं कि लेखन के तल पे कोई भी सोच सकता है। मेरा वॉचमैन बोला सर मुझे भी लेखक बनना है। अब वो अखबार पढ़ता है, हिंदी उसकी अच्छी है, ठीक है, पर उसको भी फिल्में लिखना है। मेरा वॉचमैन को व्हाई नॉट, क्योंकि जैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जैसी फिल्में बन रही हैं, जैसी भाषा उसमें आ रही है, भाषा के साथ जो हो रहा है बलात्कार, भाषा के साथ जो बलात्कार हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि फिल्मों में जो भाषा है, वो जो फिल्म का मुख्य किरदार है या बाकी जो है किरदार, सबकी भाषा एक सी नहीं हो सकती, भाषा अलग अलग होनी पड़ती है, क्योंकि हम सबका शब्दकोश अलग अलग है, हम सबकी वोकेबलरी अलग अलग है, हम अलग अलग ढंग से बोलते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं। मगर इसी तरह जो कहानी है उसमें भी हर किरदार की ज़बान अलग होती है। राम की भाषा अलग होगी, सीता की अलग होगी, रावण की अलग होगी, हनुमान की अलग होगी, मगर वो जो किरदार है पहले वो तो सही हो। हनुमान जैसे हैं, हनुमान का जो किरदार है कहानी में, और उसमें दिखा दिया कि वो तो मंकी है, चिंपैंजी है। वानर शब्द जो है वो इसका मतलब होता है कि शायद जो मिसिंग लिंक जिसे कहते हैं, मंत्रों से विकास के बाद जो मिसिंग लिंक थी आदमी बनने के ठीक पहले, वो शायद वानर हुआ करते थे। ऐसी मेरी समझ है, शायद रॉन्ग हो, सही हो, मुझे पता नहीं। वो वानर का मतलब मंकी नहीं होता, वानर का मतलब बंदर नहीं होता, उसमें बाकायदा बंदर दिखाया है, सारे बंदर है, चिंपैंजी है, उछल कूद रहे हैं। अरे जामवंत जैसा व्यक्तित्व जो है, जामवंत हैं, सुग्रीव हैं, एक से एक नल नील हैं, आर्किटेक्ट हैं, नल नील जैसे विशेषज्ञ हैं, तकनीकी आर्किटेक्ट जो सागर पे पुल बना सकते हैं। दे आर नॉट मंकीज डोंट मेक ब्रिजेस, मंकी पुल नहीं बनाते, वानरों ने पुल बनाया। तो वानर मंकी नहीं थे, बंदर नहीं थे। अब क्या कहा जाए, तो भाषा के तल पे जो है किरदारों के हिसाब से होनी चाहिए, अलग अलग किरदारों के। पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम नीचे उतर जाएं और दो कौड़ी की घटिया बॉम्बे की जो फिल्में हैं माफिया वाली, उनके तल पे पहुंच जाए संवाद के लिए। नहीं, वो वही लोग जो नीचे वाले हैं वो राम का अवतार मानते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गाते हैं, उनके लिए आप ऐसे समाज लिखेंगे जिसके बारे में खुद बोल गए तुलसीदास के वो कितने विद्वान थे, महाविद्वान थे। तो असली बात ये है कि लेखन के क्षेत्र में भी कम से कम वो तो उसके बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव की बात है कि कैसे कैसे लोग आ गए हैं, देख के ताज्जुब होता है। न कोई
साहित्य पढ़ता है, ना जो हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, और जो हमारे पुराण हो, कहानियां हैं, जैसी कहानियां इस मुल्क ने कही हैं, दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं कही। इतनी अद्भुत कहानी, इस पे विश्वास करना कुछ। अमेरिका को साइंस फिक्शन खोजना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के पास इतिहास नहीं है, न पुराण है। अमेरिका के पास, हॉलीवुड के पास न इतिहास है न पुराण है, तो उनको मजबूरी में साइंस फिक्शन और साइंस फैंटेसी ढूंढनी पड़ी। स्टार वॉर ढूंढना पड़ा, और सब बाकी कुछ सुपर हीरो ढूंढने पड़े। हमारे यहाँ ऑलरेडी सुपर हीरो थे, हनुमान सुपर हीरो थे। तो हमारी जो समृद्धि है, उसका एहसास लेखकों को नहीं है, और उसकी गंभीरता का एहसास कि उसका लेवल क्या है, वो किन लोगों ने वो कहानी लिखी है। जिन लोगों ने ये कहानियां लिखी, चाहे वो पुराण हो, चाहे हमारे रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, ये लोग कौन थे जिन्होंने ये चीजें लिखी है? तो आपने बहुत अच्छी बात कही कमलेश जी। ये लोग हमारे पास हमारे सुपर हीरो मौजूद हैं, फिर ये हॉलीवुड की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमारे राम को हॉलीवुड का हीरो क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं, वो नकल है। अभी ये आदि पुरुष में भी दे हैव ट्राइड टू कॉपी द गेम ऑफ थ्रोन्स। करेक्ट। गेम ऑफ थ्रोन्स में जो वो ड्रैगन है, वो उस पे, उसे एनिमल पे सवार होकर रावण आता है। क्यों? क्या जरूरत थी? रावण को थैनोस बना दिया, थैनोस दिखाने का। और भी बहुत सारी बातें हैं। जी जी। जो सुषेण वैद्य का सीन है, जो जाके लक्ष्मण को संजीवनी देते हैं, तो एक लेडी आ जाती है लंका से, वेरी ग्लैमरस सेक्सी लेडी, विभीषण की पत्नी बताया उसको सर। जो भी है, वो सीधे वहां से आती है लंका से, और वो सीधे गेम ऑफ थ्रोन से आए। हाँ। उसमें होती है, चुड़ैल होती है, जो हमेशा लाल कपड़ों में रहती है। वही चुड़ैल को उठा के इन्होंने आदि पुरुष में डाल दिया। तो अब इनकी मतलब बुद्धिहीनता की सीमा, कुछ सीमा नहीं है। या तो अहंकार है कि हम ओम राउत हैं, हम मनोज मुंतशिर हैं, हम जो लिखेंगे आपको देखना पड़ेगा, हम जो बनाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा, देखोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। और मैं बताऊंगा आपको, खतरा ये है कि ये फिल्म और कामयाब होने वाली है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ इसलिए देखने जाएंगे कि यार सच में क्या डायलॉग बोला है। जो उसकी बेवकूफियां बताई जा रही हैं, लोग उन गलतियों को देखने के लिए फिर जाएंगे। जो नहीं जाना चाहते वो लोग भी जाएंगे, अच्छा हमें भी देखना यार, वो हनुमान ऐसा। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बिल्कुल आपदा में अवसर वाला मामला हो गया है। ये फिल्म बहुत सफल होने वाली है, और अगर ये उनका डिजाइन था, तो मैं मानता हूँ कि दोनों बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, ओम राउत भी और मनोज मुंतशिर भी। अगर उनका डिजाइन था कि हमारी आलोचना होगी तो लोग और फिल्म देखने आएंगे, कंट्रोवर्सी होगी तो लोग और देखने आएंगे, क्या आखिर कंट्रोवर्सी है तो किस लिए है। तो ये बहुत सफल होने वाली फिल्म है। ये कम से कम जाके करने, कम से कम 400-500 करोड़ तो ये करने वाली है। हम और आप कितनी भी आलोचना कर लें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सही बात कही आपने। आलोचना से इस फिल्म की कमाई पर बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा अभी लगता है। लेकिन अजय जी, आपके पास आऊंगा। आप क्या देखते हैं कि आज तो चलिए रविवार है, वीकेंड की वजह से इस फिल्म को इतना मतलब मिल गया है, इतनी कमाई हो रही है इसकी। क्या आपको लगता है यानी कल से जो हफ्ता, यानी सोमवार से जो हफ्ता शुरू होगा, उसमें ये कमाई का सिलसिला जारी रहेगा? एक बात ये, और दूसरा ये कि जो आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में बात कही थी कि ये जो फिल्म है, जो मैंने एजेंडे पर सवाल पूछा तो आपने कहा इसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। ये राम जो है, ये योद्धा राम है, वॉरियर राम है, और ये आडवाणी वाले राम है, ये आपने कहा था। तो इस फिल्म को लेकर के जो पब्लिसिटी की गई, और फिल्म के शुरुआत में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों को मतलब धन्यवाद देते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया गया है फिल्म के टाइटल्स में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनमें से कोई जो है वो ये कहने नहीं आ रहा, जैसा कि बात आ रही थी कि भाई वो इस फिल्म के समर्थन में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कोई ये नहीं कह पा रहा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए या और इसको सुविधाएं दी जाए, जैसा कि आमतौर पर पहले इस तरह की फिल्मों के बारे में कहा जाता था, या कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी के बारे में कहा गया। लेकिन ये भी हो रहा है कि मनोज मुंतशिर या ओम राउत की उस तरह की ट्रोलिंग नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए ये कि राजकुमार हिरानी ने फिल्म बनाई होती, या आमिर खान प्रोडक्शंस ने फिल्म बनाई होती, या किसी और ऐसे व्यक्ति ने फिल्म बनाई होती जो सरकार की विचारधारा के साथ अलाइन नहीं है, या जिसकी छवि ऐसी नहीं है जो अलाइंड है, तो उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी गई होती अब तक। उसके ऊपर हमले हो रहे थे, सिनेमा हॉलों पर हमले हो रहे होते।
हमने देखा पठान को लेकर के किस तरह का तमाशा किया गया कि सिनेमा घरों पर बाकायदा हमले किए गए उनको, और लोगों को, या लाल सिंह चड्ढा को लेकर के कहा गया कि भाई फिल्म देखने मत जाइए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस फिल्म के साथ में। तो जाहिर बात है जो कमलेश जी कह रहे हैं कि हाँ कुछ भी हो, लेकिन ये फिल्म जो है इसकी आलोचना भी जो है इसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी और ये कमाई कर ले जाएगी। क्या विचार है आपका? नहीं, मैं यहाँ असहमत हूँ। ये फिल्म कमाई नहीं करने वाली है। जो इनिशियल एडवांस लगा हुआ था उसी पर फिल्म चल रही है, और एडवांस में भी पैसे कम हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने टिकट अपने वापस कर दिए हैं, जो कल भी मैंने ये बात कही थी। और मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ट्रेड वाले बता रहे हैं। मैंने तो पूरा ट्विटर पे खुलेआम बुक माई शो से पूछा कि आप बताइए कि आपके कितने टिकट वापस हुए हैं। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो और मंडे से ये फिल्म गिर जाएगी, ये भी सत्य मानिए, चाहे जितनी भी चर्चा की जाए। रही बात जो फिल्म के पैरोकार थे, जो सामने आने वाले थे और जो तैयारियां चल रही थी, वो सचमुच सदमे में है, स्तंभित है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। तो जो बहुत झंडा अपना तैयार रखे हुए थे, सबके झंडे झुका दिए गए हैं और चुप हो गए हैं। और जो मुझे खबर है वो ये बात चल रही है कि भाई इसका विरोध नहीं करना है अब हम लोगों को। ये फिल्म जैसी भी बुरी है हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे ही लोग हैं। तो इनकी फिल्म की बुराई नहीं करनी है हमें। हमें सिर्फ ये कहना है कि हमसे गलती हो गई है, चूक हो गई है। ये दूसरे लोग कहेंगे, मनोज मुंतशिर नहीं कहेंगे। दूसरे लोग कहेंगे कि हमसे चूक हो गई है, गलती हो गई है। हम एक दूसरे रामायण की उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है और मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर एक दूसरी रामायण आ जाएगी, जो इनके दिखाने के काम आएगी, और मंदिर खुलने के पहले जिसे इन्हें दिखाना है। अयोध्या पर एक फिल्म बन रही है ऑलरेडी, जो पूरे राम मंदिर के संघर्ष पर, जिसे कि वे दिखाने वाले हैं राम मंदिर के उद्घाटन के पहले। वैसे ही एक उन्हें रामायण चाहिए थी, और उनकी यह कोशिश ओम राउत के कंधे पर जो सौंपी गई थी वो फेल हो गई है। मुझे एक व्यापक दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एपिक फिल्म मेकर कौन लोग हैं? संजय लीला भंसाली हैं, आशुतोष गोवारिकर हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं, और ओम राउत हैं। ये 4 लोग हैं मुख्य रूप से। इन 4 में से हम देख रहे हैं कि एक संजय लीला भंसाली को के अलावा बाकी 3 फेल कर गए। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी फेल कर गए पृथ्वीराज रासो में, आशुतोष गोवारिकर की पिछली 3 फिल्में फेल कर चुकी हैं, ओम राउत यहाँ आकर फेल हो गए। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए कि आखिर इंडस्ट्री में ऐसा कोई फिल्म मेकर फिर आएगा, कौन आएगा, किस तरीके से एपिक पीरियड और इस तरीके की फिल्मों को लेकर के अजय हमारे जी, मैं सामने आपको बीच आए। में रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अभी इस बीच में ये खबर आ रही है कि इस फिल्म से जुड़े जो विवादित डायलॉग्स हैं, यानी जिनसे हिंदू भावनाओं को आहत होने की बात कही जा रही है, वे संवाद संभवतः हटा लिए जाएंगे। ऐसा कुछ मुझे ऐसा इस तरह की खबरें आ रही हैं मुख्यधारा की मीडिया में कि संभव है कि वो जो जिन डायलॉग्स को लेकर के लोगों में रोष है, यानी हनुमान के या और भी जो लोग हैं उनके डायलॉग्स को लेकर के जो रोष है लोगों में, उन संवादों को संभवतः जो है वो हटा लिया जाएगा। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इससे भावनाओं का आहत हो रही थी और आपने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है। तो जो बात आप कह रहे थे कि 6 महीने बाद कोई रामायण आएगी, संभवतः इसी इसी राम कथा में वो क्षतिपूर्ति कर ली जाए। लेकिन अमिताभ, मैं ये कहूंगा कि पंचामृत में अगर नमक पड़ गया है ना, तो चाहे जितना शक्कर मिलाएं, पंचामृत का स्वाद नहीं सुधर पाएगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी नोट पर आज की बातचीत को हम खत्म करना चाहेंगे। बहुत दिलचस्प बातचीत हुई और बहुत इसमें कुछ बहुत अहम नुक्ते निकल करके आए। आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसी फिल्म है जिसने कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर और कलात्मकता के आधार पर और सिनेमा की जो क्राफ्ट है उसके आधार पर तमाम सारी जो सवाल हैं वो खड़े किए हैं। किस तरह से फिल्म मेकिंग की जा रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के एक बहुत बहस छेड़ दी है समाज में भी और आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के बीच में। तो ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प काम किया इस फिल्म ने कि बहुत सारे लोगों को एकजुट कर दिया है। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बातचीत को धैर्य से देखा सुना। नमस्कार जी। अजय जी क्या हाल है? चलिए, नमस्कार।